नमस्कार। न्यूज़ डंका में मैं महेश विचारे आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमने आमंत्रित किया है मनोज प्रसाद जी को, जिनसे हम वार्तालाप करेंगे। और उनके साथ और एक मान्यवर हैं जो है मुंबई के श्री समर्थ व्यायाम मंदिर के प्रमुख कार्यवाह उदय देशपांडे सर। इन दोनों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के पीछे जो कारण है वो मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग हमारी इस इंटरव्यू को शुरू करेंगे। मनोज प्रसाद जी जो कि एक कमांडो के तौर पर काम करते हैं छत्तीसगढ़ में, और वहाँ से वो महाराष्ट्र में आए। महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र की एक धरोहर है, जिस खेल को हम लोग कहते हैं मल्लखांब, उस खेल को उन्होंने सीखा। यहाँ से सीखने के बाद वो छत्तीसगढ़ में चले गए। वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को उन्होंने ये खेल सिखाया, मल्लखांब किस तरह से खेलते हैं वो उन्हें दिखाया। और आज लगभग 400 से ज़्यादा बच्चे जो है वो मल्लखांब सीखे हुए हैं उनसे। राष्ट्रीय तौर पर अनेक कॉम्पिटिशन्स में उनके बच्चे जो हैं वो अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे हैं, मेडल्स ला रहे हैं। और इनको ये मल्लखांब सिखाने के पीछे जिनका हाथ है वो है उदय देशपांडे सर। तो इन दोनों से आज हम रूबरू करेंगे। दोनों का भी न्यूज़ डंका में बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, पहले तो आप छत्तीसगढ़ से हैं, इतने दूर इलाके में जहाँ से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच में बहुत सारा अंतर है। आप इतने दूर रहते हुए भी जब मल्लखांब के बारे में आपको जानकारी मिली, आप महाराष्ट्र में आए, यहाँ पे सीखे, श्री समर्थ व्यायाम मंदिर में आपने शिक्षा ली मल्लखांब की, तो क्या कहानी थी इसके पीछे? एक मेरा पोस्टिंग सर सुकमा में था और सुकमा से एक हमारे डीआईजी जो थे रंजीत शर्मा सर, उनका मैसेज आया था कि सभी स्पोर्ट्स के जितने भी कमांडो है उनको बुलाया जाए। तो मैं भी उसमें भाग लेने के लिए गया हुआ था। और जब मुझे बताया गया कि आपको एक मलखम्ब खेल है, आपको इस पे खेलना है, तो मैं साहब वहाँ पे बोल दिया कि सर मैं एथलेटिक्स का प्लेयर हूँ और मलखम्ब मुझसे नहीं होगा। और उसका वीडियो थोड़ा सा दिखाया गया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तो कंप्यूटर से एडिटिंग करके बनाया गया जैसे और फिल्में बनती है उस प्रकार की। तनिक से भी इमेजिंग नहीं हो पा रहा था। तो मन में कहीं ना कहीं लालच थोड़ा सा वो पैदा हुआ कि जाना चाहिए, सीखना चाहिए। तो कहीं डीआईजी साहब ने मैं उनकी उंगली मेरे ऊपर ही पड़ी कि आप पहले जाओगे। अच्छा। आप जाइए ऐसा करके। तो सर को मना नहीं कर पाया और ट्रेन हमारी दादर तक लाई। दादर आने के बाद इतनी बड़ी शहर, बिल्डिंग, ये रौनक देखकर तो अजीब लगा। मगर यहाँ पे इस प्रकार के खेल होता है और ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए मतलब एकदम अनजान सा था। हम भारत में रहते हुए भी हम अपने प्राचीन चीज़ों से इतने अनजान हैं। हमें उस दिन पता चला, तब मैं 23-24 साल का था। और जब मैं श्री समर्थ व्यायाम मंदिर, श्री उदय देशपांडे सर हमारे गुरुजी हैं, तो उनसे मिलने गया उनके ऑफिस में। उनके ऑफिस एकदम पुराने ज़माने जैसे, एकदम ब्रिटिश साम्राज्य के जैसे ऑफिस होते थे, उस प्रकार के उनके ऑफिस। सर को देख के मुझे बहुत अजीब लगा। सर के बारे में बहुत सुना था, एक ऑफिसर भी है और इस प्रकार के कार्य करना, इतने इस प्राचीन चीज़ों को ऐसे जतन करना। हाँ, जतन करना और लोगों को पास पहुंचाना। धीरे धीरे कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में हमारे अंदर से वो एक देश के प्रति जो लगाव एक मानव में होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं समझ में आने लगी। उस दिन तक मैं एक नए जीवन में जी रहा था, मतलब एक फैशनेबल जीवन में जी रहा था। मगर श्री समर्थ व्यायाम मंदिर में आने के बाद मैं पीछे की तरफ बैक लेना चालू की है। क्योंकि वहाँ पे जो शनिवाड़ा होता है, शनिवार के दिन सभी रूम में बच्चों को बैठाकर हनुमान जी की आरती होती है। और एक शेड्यूल वाइज सारे बच्चे आते हैं, लड़की आते हैं, लड़के आते हैं, हर एक एज के उम्र के लोग आते हैं और अपना योगा, प्राणायाम और मलखम्ब करते हैं। उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ
और सर की मैं कहानियाँ भी सुना था। ट्रेन में आते आते मैं इनके बारे में बहुत सारे वीडियो, मतलब लगभग 20-25 वीडियो मैं देख चुका था। तो मैं तो बहुत प्रत्यक्ष तौर पे कभी शुरू हुआ ये मलखाम खेलना? जब आप पहली बार आए मुंबई में, उनसे मिले, जी जी। उसके बाद प्रत्यक्ष तौर पे कभी शुरू हुआ? मैं जिस दिन मुंबई में आया, दादर में पैर रखा और जैसे ही मैं खंबा देखा, जैसे ही लोगों को देखा, उसके बाद दिन ही मेरा मलखम का प्रोसीजर गुरुजी के मार्गदर्शन में मेरा शुरू हो गया। अब मेरे अंदर ऐसी भूख थी कि मैं सर को मैसेज करता था कि मैं अभी और सीखना है, मुझे और भी सीखना है। पूरे हाथ पैर छील जाते थे, इधर घाव हो जाते थे, इधर भी घाव हो जाते थे, पूरा शरीर अकड़न, दर्द, तकलीफ, जो चीज़ें नहीं कर पाते थे वो सारी चीज़ों को करना बहुत टॉप था, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर से ख़त्म हो चुकी है। फिर भी एक मलखम को करना। दूसरे स्पोर्ट्स क्या है सर कि आप दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं या खेल सकते हैं, मगर इसमें क्या है, शरीर को जलाना है, रगड़ना है। हाथ भी रगड़ते हैं, ये भी रगड़ते, सिर रगड़ते हैं, पैर रगड़ते हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। मगर वो हर्ट 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, उसके बाद एक बल, ताकत अपने आप ऑटोमेटिक महसूस होने लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर छुपा हुआ है। कितने दिन आप यहाँ पे रहे और कितने दिन के लिए ये पूरा आपका जो प्रोग्राम था मलखाम सीखने का, वो कितने दिनों का था? वो हमारा पहला शेड्यूल 15 दिन का था सर। उसके बाद मेरा पोस्टिंग कहीं बहुत ज़्यादा अंदर में हो गया, मगर उधर जाने के बाद मेरा दिमाग में ये दौड़ता था कि हमें इसे करना चाहिए। सर से मेरा बात भी हुआ कि सर मुझे एक मलखम चाहिए, तो सर उसका जवाब नहीं दिए। और ये जवाब इसलिए सर का नहीं आया था कि उसका बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अच्छा। बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो मनोज जी बोले कि थोड़ा सा वेट कीजिए, मेरे पास यदि कहीं से हो जाएगा तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, क्योंकि उस समय हमारा सैलरी पकड़ लीजिए 20,000 रुपया होगा और एक मलखम का दाम 25,000, 30,000 इस प्रकार का है। तो सर कहीं ना कहीं इस बात को हमारे से छुपाते थे कि क्या मालूम इसके चक्कर से ये इंटरेस्ट रेट ख़त्म हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है। तो फिर कैसे, यानी आपने ये जुगाड़ जो है कैसे किया फिर? ये अगर मलखाम सीखना भी है, पैसा भी कम है, तनख्वाह भी उतनी नहीं मिल रही है, तो कैसे आपने किया फिर? फिर मैं सर को बार बार फ़ोन करता था, बहुत बार फ़ोन किया। सर ने बहुत मुझे आइडिया बताते रहे, आइडिया बताते रहे। लेकिन सर के जुबान से ये बात निकल गई कि बहुत सारे लोग हैं मलखम बनाते थे, आप भी बनाइए। तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में मेरा घूमने लगा कि बनाते थे, हम भी बना सकते हैं। तब मैं हमारे छत्तीसगढ़ का एक छोटे डंगर करके गांव है मेरा, वहाँ पोस्टिंग होया करता था और कुछ मेरे साथियों के द्वारा मैंने उनका हेल्प मिला। हमने लकड़ी मंगाए और हमने मलखम बनाया, मगर उतना सुंदर नहीं बना था। किसी ने बोला कि उसको सीसी, हमारे बोतल बोलते हैं, बोतल से रगड़िए बहुत साफ़ होगा, प्लेन हो जाएगा, क्योंकि हमें उस कैम्प से बाहर निकलने का कोई इजाज़त नहीं था। तो हम लोग क्या करते, बोतल को तोड़ तोड़ के उससे पॉलिश करते थे और सचमुच वो बहुत अच्छा कारीगर हुआ, बहुत सुंदर मलखम बना। फिर उसके बाद हमारा एक दूसरे कैंप में पोस्टिंग हुआ। मलखम मैंने छोड़ा नहीं, कुछ भी हो जाए जाना चाहिए, तभी मैं जाऊंगा। हमारे सर से रिक्वेस्ट किया, सर भी बहुत अच्छे थे हमारे। सर ने भी हमें इजाज़त दिया, ठीक है चलो तुम्हारा मलखम हम भी देखेंगे। तो वहाँ पे हमने 3-4 महीना हमने प्रैक्टिस किया। एक एसपी साहब थे, उनके नज़र में मेरा, हम लोगों का प्रैक्टिस और हमारा कला उनके वो देख के बहुत प्रभावित हुए कि कैंप में रहना और ड्यूटी करना, इतना टॉप ड्यूटी करना, क्योंकि 3 दिन 4 दिन हमारा जो ड्यूटी का समय होता है, पीरियड बहुत टॉप है, जिसका हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। कई कई पहाड़ियाँ चढ़ना, नाला नली बड़े बड़े होते हैं उसको पार करना, वज़न,
उसके बाद शरीर पूरा थक जाता है, मतलब लगभग 3 दिन यदि आप ड्यूटी करते थे तो 3 से 4 दिन आपको रेस्ट चाहिए रिकवर करने के लिए। मगर हम जब आते थे, बैग हमारा रखते थे, सारे हथियार रख देते थे, तब हमारा मन में एक ही खुशी रहता है कि मलखम करना है। अच्छा। हाँ, मलखम फिर भी करना। उतनी एक ऊर्जा रहती थी कि जी नहीं जी। मलखम करना है, यानी इतने थकने के बाद भी। हाँ, मतलब जब रास्ते में हम लोग वापसी आते थे तो उधर से प्लानिंग करके आते थे कि आज मलखम करना, ये एलिमेंट हमको सीखना है। और आते थे, बैग वैग रख दिए अपने जगह पे, उसके बाद नहाना धोना और मलखम चालू। सारी पूरी फौज सो रही है, आराम कर रही है, मगर हम लोग मलखम करते थे। अच्छा। तो हमारे ऑफिसर भी बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा लगा सर को। तो एसपी साहब ने हमें 15 अगस्त 2017 में हम्म। हमें मौका दिया कि आप इसे सार्वजनिक तौर पे कीजिए। अच्छा, तो फिर आपने कैसे संपर्क किया, यानी अब मौका तो मिल गया था आपको सार्वजनिक इसको करने के लिए, तो आपने कैसे बच्चों को जमा किया, उनको उनकी तरफ ये खेल का प्रचार जो करना था? जी जी। उसके बाद हमारे मेरे साथी 2 थे, अनुज और पैकरा भाई। हम्म। मैं उनको उनको भी प्रशिक्षण देता था और सीखते थे हमारे साथ बहुत अच्छे मन लगा के वो थे। उसके बाद मैं जैसे शहर में गया तो 2 बच्चे को बोला कि आप लोग आओ, थोड़ा बहुत मलखम में आपको सिखाएंगे और ऐसा ऐसा प्रोग्राम होगा, बहुत मज़ा आएगा। उन्होंने इंटरेस्ट लिया, मगर थोड़ा बहुत झिझक थी बच्चों में कि इतने बड़े खंबा है, डर लग रहा था उनको। तो धीरे धीरे करके उनके डर ख़त्म हुआ। फिर हमने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में काफ़ी भीड़, लगभग कई हजार लोग उस अच्छा। प्रदर्शन को देखे, सराहे, बहुत अच्छा लगा उनको। तब मैं 5 बच्चों को अपने कंधे पे, 3 और ये 2 साइड में, एक इधर, 5-6 लोगों को लेकर मैं 10 फीट के मलखम पे बैठा हुआ था। हाँ। डर तो लग रहा था, मगर कहीं ना कहीं एक बजरंग बली का जैसे लगता है कि एक ताकत, एक पावर। 5-5 लोगों को एक 10 फीट के खंबे पे, 2 इंच के खंबे पे बैठना, ये पॉसिबल नहीं था। मगर हमारा ये जो मलखम्ब खेल है, ये भगवान हनुमान जी से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। तो शक्तियाँ आ जाती है अपने आप। वही शक्तियाँ थी कि वहाँ से करवा हमारा चालू हुआ। रामकृष्ण मिशन में महाराज जी लोग हैं, उनका हमारा बहुत मदद मिला, सहारा मिला। उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने हमें स्वागत किया, उन्होंने बच्चों को सिखाने का अवसर दिया। रामकृष्ण मिशन का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सर, आपका भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि आप जैसे लोग जो है, जो काम कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में, उनको आगे लाना, उनसे लोगों को रूबरू करा देना। जी जी। सर, आपने तो इतने साल मलखाम के लिए आप काम कर रहे हैं, आपकी व्यायामशाला के माध्यम से। जब ये मनोज जी आपके यहाँ पे आए, तब आपको कैसा आश्चर्य लगा, इतने दूर से कोई आया है और मलखाम सीखना चाहता है? मुझे बड़ी खुशी हुई कि कमांडो ट्रेनिंग में जो 23, 24, 25, 28 साल के नौजवान थे जिन्होंने कभी मलखम्ब किया नहीं था, तो उनके जो अधिकारी थे उनका ये कहना था कि इनको मलखम्ब सिखाओ। छोटे बच्चों को सिखाना तो ठीक है, लेकिन ये अभी बड़े हैं, उनमें थोड़ा बॉडी स्टिफ हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो ये क्या मलखम्ब सीख पाएंगे, ऐसे मुझे उस समय लगा था। लेकिन जब मैंने उनको, जब इनका कॉरेस्पॉन्डिंग चल रहा था तो मैं इंडिया में नहीं था, मैं जर्मनी में था। वहाँ से ईमेल से चलो ठीक है, ये तारीख में मैं मुंबई पहुँचूंगा, तो उसके बाद ये आ जाएंगे। और जैसे ही वो लोग आ गए, उसी दिन से उनका ट्रेनिंग शुरू हो गया। मनोज जी थे उनके साथ में, एक चंदन टोपो थे और उनके 2 सहकारी थे। इतना अच्छा प्रोग्रेस मुझे 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में उनके पास से दिखाई दिया। आप उसको बैलेंसिंग मूवमेंट करिए, आप उसको स्ट्रेंथ एलिमेंट्स कह दीजिए, आप उसको कोऑर्डिनेशन कह दीजिए। यानी कुछ बच्चे मलखम्ब के ऊपर बैठने के लिए भी 4-5 दिन लेते हैं। ये तो हमारे यहाँ एक लंबा मलखम्ब है जिसकी 20 फुट की ऊंचाई है, तो 20 फुट के मलखम्ब पे जाकर भी खड़े हो जाते थे। अच्छा। इतना डेयरिंग था उनमें, और जो भी मैं उनको कह दूंगा वो कर देते थे। यानी जैसे मशीन बोलो उसको कि मशीन को आपको फीड किया तो उसका रिजल्ट आ गया। आई वॉज वेरी हैप्पी। इतना अच्छा मुझे लगा कि भाई
ये लोग इस उम्र में यदि ये इतने कम समय में सीखते हैं तो इनको मैंने बहुत सारे अलग अलग तरीके से अलग अलग एलिमेंट्स उनके कॉम्बिनेशंस पिरामिड्स एंड वो इतना सफल हुआ कि वहाँ जाकर उन्होंने मलखम्ब का ट्रेनिंग बच्चों में चालू कर दिया। और अभी कुछ सालों में जो 2-3 लोग सीखे थे उनमें से ये एक है जिन्होंने 300 बच्चों को मलखम्ब सिखाया, वहाँ पर एक मलखम्ब की एकेडमी तैयार की। और चंदन टोपो जी उन्होंने भी छत्तीसगढ़ में अलग अलग मलखम्ब का ट्रेनिंग दिया, सूरजपुर में लड़कियों को लड़कों को मलखम्ब सिखाया। एंड दैट वाज द ग्रेट एक्सपीरियंस और मुझे उससे बड़ी खुशी हो गई। जैसे कि सर कह रहे कि शुरू में आपने सीखा, वहाँ पे गए छत्तीसगढ़ में, दूर इलाका है, ग्रामीण भाग है, जी नक्सली एरिया है विशेष तौर पे, कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो कहीं पे विरोध नहीं हुआ कि बच्चों को सिखाना है, या कहीं पे वो बच्चे एक जगह आ रहे, कुछ उनमें विकास की तरफ वो बढ़ना चाहते हैं, या कुछ उनमें नए सीखने की कुछ चाहत है? विरोध तो बोला जाए तो उनके तरफ से नहीं हुआ, मगर कहीं ना कहीं ये बातें उनके पास मैसेज की तरह पहुंचा कि हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हमारे बच्चे हैं, ताकतवर है, बलवान है, शक्तिशाली है। अभी उन्हें ये भी मैसेज पहुंच रहा है उनके पास में कि हमारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय और ओलंपिक खेलने वाले बच्चे हैं। तो विरोध कभी इस प्रकार का सामना हमने नहीं किया, मगर थोड़ा बहुत तो होते रहता है सर। वो उतने बातों का ध्यान नहीं देना चाहिए। अभी कोरोना काल में हमारी पूरे सिस्टम बंद हो चुका था, पूरे भारत पूरे विश्व के सिस्टम में बंद हो गई थी। सारे स्कूल कॉलेज मलखम्ब प्रैक्टिस सारे बंद हो चुके थे। तब हमने एक जगह पे मलखम्ब शुरुआत करने की कोशिश किया, और हमारे तब मेरा पोस्टिंग भी कहीं और हो चुका था। और उस समय हमारी टीम बिलासपुर में 32वीं राष्ट्रीय मलखम्ब चैम्पियनशिप में पहली बार गोल्ड मेडल लगाई थी, जिसमें 2 इंडिविजुअल गोल्ड मेडल और 6 टीम में 6 गोल्ड मेडल, ऐसे करके 8 गोल्ड मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत में प्रथम स्थान प्राप्त की थी। मगर ये 5, 6, 7 मार्च की बात है, और 21 मार्च के बाद लॉकडाउन शुरू हो गया पूरे भारत में, विश्व में। तो सब कुछ रुक गया तभी, सारे चीज़ रुक गए। लेकिन ये भी एकेडमी का सर जो बता रहे थे, जो एकेडमी आपने खोली, यानी कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ पे जब आए मुंबई में एक मलखम्ब सीखने के लिए, आपके वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया था कि आप जाइए सीखिए, तो सीखने के बाद आप वहाँ पे गए और एक प्रेरणा आप में कुछ जागृत हो गई कि एक एकेडमी खोलने, बहुत सारे बच्चे चाहते हैं इस तरह का खेल खेलना। तो किस तरह की एकेडमी और कैसे वो बनाई गई है, उसकी स्थापना कैसे हुई? एकेडमी का स्थापना सर, मैं सर से ही बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ था। सर का भी एक सपना था कि एक आइकन होना चाहिए पूरे भारत में, पूरे भारत में मलखम्ब जाना चाहिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट हर एक ज़िला तक पहुंचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें सर से इस बातों को हमारे मस्तिष्क में रहता था कि सर का सपना को भी पूरा करना है, और सर इतना जो भी कर रहे हैं तो हमें भी थोड़ा बहुत करना चाहिए। और एकेडमी खड़ा करने का यही समस्या था कि सर हमारे वहाँ पे मार्च से लेकर नवंबर तक बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अच्छा। और बारिश में हम लोग मलखम्ब का ट्रेनिंग नहीं ले पाते हैं। यदि हम बच्चों को ओलंपिक और राष्ट्रीय और एशिया जैसे बड़े स्तर पे हम अपने बच्चों को देखना चाहते हैं तो हमें 12 महीने ही प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि हमारे यहाँ पे मार्च से लेकर नवंबर तक बारिश होता है तब हम बाहर में इसको प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। हमारे वहाँ पे बहुत सारे लोगों को भी बताया कि इसे हमें इंडोर में ले जाना चाहिए, मगर कोरोना के वजह से बहुत सारी चीज़ें स्टॉप हो जाती। मगर हमारी टीम उस समय नंबर 1 हुई थी और हम रुक नहीं सकते थे। यदि उस समय टीमें सारे बच्चे अपने अपने घर वापस चले गए थे, सबसे बड़ा चैलेंज था उन बच्चों को वापस लाना है, वो सारे टैलेंट को वापस लाना है। क्योंकि उन बच्चों को खड़ा करने में मैंने अपने सब कुछ लगा दिया। तो ये जो अभी बच्चे आपके साथ खेल रहे हैं या बड़े हो रहे हैं, मलखम्ब सीख रहे हैं,
उनमें से कुछ लोगों के बारे में बताइए, कुछ बच्चों के बारे में जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जो स्पर्धाएं हुई, कॉम्पिटिशन्स हुए, उनमें तमगे हासिल किए, मेडल्स लिए, उनके बारे में कुछ बताइए कि वो कहाँ से कहाँ अभी पहुँचे हुए हैं। मैं हमारे पास तो बहुत सारे ब्रिलियंट बच्चे हैं जो अभी लगभग लगभग बोला जाए तो 70 से 80 बच्चे नेशनल 3 सालों में नेशनल पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और बहुत सारे बच्चे राष्ट्रीय में गोल्ड मेडल भी जीते, बहुत सारे अनेक मेडल जीते। अभी उज्जैन में राष्ट्रीय मलखम्ब प्रतियोगिता हुआ जिसमें पूरा छत्तीसगढ़ की टीम ने 58 मेडल प्राप्त किया, जिसमें हमारे नारायणपुर के बच्चों ने 40 मेडल का उनका हिस्सेदारी रहा। और उसमें से मैं राजेश कोराम के बारे में बताना चाहूँगा। राजेश बहुत छोटा था जब उनकी माँ कुछ कारणवश गांव छोड़ना पड़ा उन्हें और स्कूल में दाखिला के लिए वो आई थी। राजेश के बदन में एक भी कपड़े नहीं थे। अच्छा। और उनकी माताजी की भी उसी प्रकार के जैसे गांव के लोग रहते हैं उस प्रकार की थी। मेरे सामने राजेश खड़ा था तो राजेश को मैं देख के अजीब, एक उसेन बोल्ट की तरह छोटा उसेन बोल्ट है इस प्रकार का मुझे महसूस हुआ। और देखा पहली अट्रैक्शंस में हमारी कनेक्शन ऐसा हुआ कि राजेश दौड़ कर आता मेरे पास, बोलता ये क्या है। मैं बोला मलखम्ब है, करना है क्या। तो हाँ करना है ऐसा करके। तो मलखम्ब पे जैसे मैं उसको एक दिन इंट्रोड्यूस कराया, दूसरे दिन मैं बोला आप बच्चे हो अभी नहीं, थोड़ा वेट करो। तो मैं दूसरे दिन आया जब बच्चे लोग बोल रहे सर कि बच्चा मलखम्ब के ऊपर चढ़ जाता है, खड़े रहता है बहुत देर तक। तो मुझे डर लगा कि नहीं कुछ हो जाएगा तो थोड़ा सिचुएशन ठीक नहीं होगा। तो ऐसे ही एक दिन सुना, 2 दिन सुना, तीसरे दिन फिर मौका मिल गया हमें मुंबई आने के लिए। तो मैं भी बोला चलो मुंबई। तो उनको मुंबई लाने के बाद यहाँ के शहर का नज़ारा वो लोग देखे। पहली बार उन्होंने बस, ट्रेन और इस प्रकार के बड़े सिटी, बड़े बिल्डिंग उनको देख के बहुत खुशी लगा। फिर उसके बाद जब हम यहाँ से वापस गए तो काफ़ी संघर्ष बच्चों ने किया, बहुत प्रैक्टिस, जितना मैं प्रैक्टिस कराता था उतना प्रैक्टिस। राजेश की उम्र अभी 10 साल है मगर उसने 9 साल में एक प्रतापपुर, छत्तीसगढ़ के प्रतापपुर में आयोजित एक राष्ट्रीय इनविटेशनल चैम्पियनशिप में कम से कम 15 स्टेट और 15 टीमें भाग ली थी। उसमें उसने सीनियर टीम को हरा के गोल्ड मेडल जीता। अच्छा। वो हमारे छत्तीसगढ़ का पहला स्वर्ण पदक का शुभारंभ था। अच्छा। उसके बाद 20 मार्च को हमारी टीम ने इंडिया में कदम रखा। 1982 से मलखम्ब चल रहा है मगर मेडल टैली में हमारा किसी प्रकार का स्थान नहीं था। मगर 2019 से और आज तक बहुत सारे स्थान हर एक ग्रुप में कहीं ना कहीं स्थान बना चुके हैं और आ चुके हैं। तो इसमें स्वाभाविक तौर पे आपका बड़ा योगदान है, सर का भी है जिन्होंने आपको ये शिक्षा दी। तो ये एकेडमी जो बनी है अभी, इसमें कितने बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, कितने मलखाम है, जो कि शुरू के दिनों में आप एक मलखाम के लिए तरस रहे थे कि मलखाम मिले कहीं से, लेकिन आज कितने मलखाम है, क्या अवस्था है आपकी एकेडमी की आज की? मैं सबसे पहले सर मैं एकेडमी कैसे बना थोड़ा सा मैं उस पर जाहिर करना चाहूँगा। एकेडमी बनने के लिए सर जब हमें ज़मीन एक जगह प्रोवाइड किया गवर्नमेंट की तरफ से और मेरे इरादे था, मैंने बड़े वरिष्ठ अधिकारियों से इस पे चर्चा भी किया कि सर हमें बहुत जल्दी एक हॉल की आवश्यकता है, खाकि बारिश चालू होने वाला है सर। तो बोले ठीक है प्रोजेक्ट बनाइए आप दीजिए। मगर मैं बोला सर नहीं हमें अभी तुरंत चाहिए। मगर गवर्नमेंट के काम है, बाधाएं होती है, बहुत सारे सिस्टम में है, वो सिस्टम वाइज ही चलते हैं। मगर हमें तुरंत चाहिए था। मैंने प्लानिंग किया कि नहीं होना चाहिए। तो मैंने धीरे धीरे छोटा सा रूम, एक 10 बाई 30, 10 बाई 15 ऐसे करते करते एक स्ट्रक्चर खड़ा कर लिए हम लोग 30 बाई 60 का। अच्छा। जो बहुत काफ़ी बड़ा होता है जिसका, और 30 फीट ऊपर ले जाना है, बहुत ज़्यादा खर्चा था। हम बोले चलो आप कूद गए हैं तो आगे बढ़ो। तो ऐसे ही करते गए। वहाँ के हमारी लोकल जनता, विधायक जी हमारे चंदन कश्यप जी, आकाश जैन जी, हमारे एसपी साहब मोहितकर सर, आकाश जैन जी सर से भी हमारे पास फ़ोन आया
कि यदि पैसे की ज़रूरत है तो आप अपना अकाउंट नंबर तुरंत मेरे को भेजिए, मैं पैसा डाल रहा हूँ, भेज रहा हूँ। तो उसके बाद धीरे धीरे हमने संघर्ष करते गए और एक स्ट्रक्चर खड़ा होते गया। काफ़ी पैसे 8-10 लाख रुपए लगे। मेरे पास जो भी थे, जितने सैलरी, जितने पैसे, मतलब बोलते हैं आदमी 1 रुपया अपने कहीं बीमार हो जाए उसके लिए बचा के रखते हैं, मगर हमारा 1 रुपया भी हमने बचाया नहीं। 1 तारीख को सैलरी आती थी और 2 तारीख को सारे सैलरी ख़त्म। अच्छा। ऐसे 2 साल हो गया है। मतलब 1 तारीख को सैलरी आना और 2 तारीख को ख़त्म होना। तो उस चीज़ को खड़ा करने में लोगों को भी समझ में आया, अकेले आदमी कितना करेगा। तो बहुत सारे लोगों का धीरे धीरे मदद मिलना चालू हुआ। एक हमारे उसी में से एक IAS इल्मा सर है, राहुल देव सर है, और एक फॉरेस्ट अधिकारी है, अच्छा। रमेश दुग्गा सर। उनके पास एक मैसेज पहुंचा मेरा कैसे भी करके, आज 1 साल हो गया हमसे जुड़े हुआ। तो उनकी तरफ से कुछ भी, हम लोग कुछ भी मदद के लिए हमें बोलना भी नहीं पड़ता है, उनका मदद हमारे पास पहुंच जाता है। तो ऐसे करके वो एकेडमी खड़ा हुआ। आज उसमें 300 बच्चों से मलखम प्रशिक्षण शुरू हुआ। अच्छा। लगभग स्कूल शुरू होने के बाद थोड़े कम हो गए, फिर भी 100 बच्चे प्रत्येक दिन प्रशिक्षण लेने आ रहे हैं। वो मलखाम कितने बने हुए अभी, इतने बच्चे प्रैक्टिस करेंगे तो? वही मेरे कॉन्सेप्ट था कि 1 मलखम 2 मलखम में 1 बच्चे 2 बच्चे सीख पाएंगे। जब हम प्रशिक्षण लाइन में आते हैं सर, तो प्रशिक्षण लाइन में आते हैं तो हम सबसे पहले बच्चों को सुविधा के बारे में सोचना चालू करते हैं, कैसे होगा। तो मेरे दिमाग में जो 100 बच्चे आते हैं तो हर एक मलखम पे 2 बच्चे होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा उतरे, एक बच्चा, क्योंकि एक लिमिटेशन टाइम है, पढ़ाई है और बहुत सारे कार्य है। 2 घंटे के लिए बच्चे आ रहा है, एक ही मलखम पे जो 10-10 बच्चे रहेंगे तो मलखम अच्छा से सीख नहीं पाए। और अच्छा से सीखना भी है और इंडिया में हमें रिप्रेजेंट भी अच्छा करना है, मेडल भी जीतना है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें मलखम की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। हमारी एक पेरेंट्स ग्रुप है जो काफ़ी एक्टिव है, बहुत बढ़िया है। तो मेरा कोई भी विचार होता है मैं पेरेंट्स ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, कोई ना कोई लोग उसमें से मदद करने के लिए आ जाते हैं। ऐसे ही करते लोगों की मदद से आज धीरे धीरे कर 50 मलखम का एकेडमी तैयार हो गया। 10 रोप मलखम है, 5 हैंगिंग मलखम है और 50 पोल मलखम। श्री समर्थ ब्यामा मंदिर में मैं 10-12 मलखम ही देखा था। अब मैं अपने गुरु से आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ मगर गुरु जी का ही जो मार्गदर्शन था, इनके विचारों को था, मैं नारायणपुर में ढालने की कोशिश किया। यहाँ पे 12 बजे 1 बजे तक हम लोग, 2 बजे तक भी हम लोग श्री समर्थ व्यायाम में प्रैक्टिस किए हैं। वो माहौल हमें यहाँ से मिला। नारायणपुर में 6 बजे के बाद कोई एक्टिविटी नहीं होती थी। 6 बजे के बाद सब अपने अपने घर में जाए। तो सर ने एक दिन हमसे, एक हमारे वरिष्ठ अधिकारी पूछा कि मनोज रात में क्यों? मैं बोला सर मुंबई आज इतना आगे क्यों है? सर 2 बजे रात में वो लोग फुटबॉल खेलने आते हैं, हम 2 बजे रात में चैन की नींद सोते हैं। सर नहीं, हमें रात में भी जगना होगा, बच्चों को रात का भी एक माहौल देना होगा। तो अब हमारा ये एकेडमी रात 10 बजे तक संचालित रहता है, जहाँ पे लड़के लड़कियाँ सभी प्रशिक्षक लेते हैं। बहुत ही अच्छा कार्य आपने किया हुआ है। हाँ जी। सर अभी हम लोग देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के बच्चे, जिस तरह से इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें भाग लेते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? महाराष्ट्र का तो ये पहले से खेल रहा है, उनका एक बोलबाला रहा है महाराष्ट्र का, लेकिन आज छत्तीसगढ़ के भी बच्चे जो है वो दिखा रहे हैं अपना जो कर्तव्य है, अपना कौशल्य दिखा रहे हैं। यही है कि 200 साल पहले दूसरे बाजीराव पेशवा के ज़माने में महाराष्ट्र में मलखम्ब की शुरुआत हो गई, लेकिन आज मध्य प्रदेश ने मलखम्ब को राज्य खेल घोषित कर दिया है। हर एक गांव में मलखम्ब का अखाड़ा होना, मलखम्ब के साहित्य सामग्री गवर्नमेंट की ओर से उनको देना, कोच अपॉइंट करना, ये MP में चल रहा है। छत्तीसगढ़ के बच्चे आज उनके भी आगे जाकर महाराष्ट्र को भी पीछे ढकल रहे हैं। तो इसके पीछे मनोज जी जैसे जो मलखम्ब के प्रशिक्षक हैं, उनकी लगन है कि उनकी शादी भी हो गई, उसके बाद में उनको 2 लड़के हैं। अभी नौकरी का बहुत सीरियसली उनको करना पड़ता है, फिर भी सब प्रतिकूल परिस्थिति में उन्होंने अपना तना मन धन अर्पण करके, जैसे हम कहते हैं कि पूरे दिलो जान से मलखम्ब को आगे लाने के लिए बहुत कोशिश की है, और अब ये लगातार इतने सालों में चालू है। तो इससे मुझे पक्का विश्वास है कि और कुछ आते दिनों में
मलखम की एकेडमी तो फ्लरिश होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भी आएंगे, गवर्नमेंट से भी पूरा सहयोग सपोर्ट मिलेगा उनको। और आज छत्तीसगढ़ में एक नारायणपुर में चालू है, तो बाकी छत्तीसगढ़ के जिले में भी आस्ते आस्ते मलखम फैल जाएगा। जिनको इन्होंने तैयार किया है वो और भी मलखम का प्रचार प्रसार करेंगे, और ये मलखम के लिए बहुत अच्छे दिन आने की शुरुआत है, ऐसे मैं समझता हूँ। निश्चित तौर पे। मनोज जी, अभी जैसे इन्होंने कहा कि आपकी शादी हो गई और उससे पहले आपने कहा कि पूरी तनख्वाह आपको देनी पड़ती है, ये मलखम के लिए बहुत सारा पैसा लगता है खर्चा, तो घर में क्या वातावरण होता है फिर? कुछ झगड़ा होता होगा? मेरी वाइफ भी सर पहले यूनिसेफ में थी। उन्होंने जब मैं मलखम शुरू किया था, उनका बहुत बड़ा रोल है। यदि मेरे दिमाग में कोई आइडिया प्लान आ जाता था कि मुझे ये करना है, तो पहले ही बोलते थे ये लो पैसा, हाँ ये लो जाओ करो। मैं थोड़ा देर खामोश हो जाता था, मगर उनके पास पहुंचता था ये खबर कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनका पहले हाथ मेरे ऊपर रहता था और पूरा उनका सपोर्ट मिलता था। खिचपिच तो थोड़ा बहुत होता ही है, जैसे कोरोना काल में पहले 1 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे में धीरे धीरे करते करते 20 बच्चे हो गए हमारे घर में। तो घर की सिचुएशन बहुत बुरा हो गया। हाँ, खाना पीना सब बैलेंस एक बिगड़ गया। मगर अब क्या मालूम क्या शक्ति है, क्या चीज़ें है कि ऑटोमेटिक सब कुछ होने लगा। हम लोग 20-25 किलो चावल में पूरा महीना हमारा चली जाती थी, मगर उस समय 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल चावल, 40-50 किलो दाल, ऐसे राशन की क्वांटिटी इतनी बढ़ गई जिसको हम लोग सालों में खाते थे, वो एक एक महीने में जाना चालू हो गया। मगर परिस्थितियाँ जैसे जितनी बुरी होते गई, सिस्टम में भी उतनी अच्छी भी होते गई, लोगों का सहयोग मिलते चला गया, हिम्मत नहीं हारा हमने। नहीं, ये घर का जो ये सपोर्ट जो होता है वो बहुत ही आवश्यक होता है, विशेष तौर पे बीवी का जो आपको सपोर्ट मिल रहा है, वो खुद आप जो भी चाहते हैं वो करने के लिए वो आपके पीछे रहती है। उनका एक अभी तक कंप्लेन है कि मैं जब से शादी हुआ है मैं उनके लिए पायल तक नहीं खरीद पाया हूँ एक। तो इसका ताना तो हमें सुनने को मिलता है, मगर उन्होंने बहुत त्याग किया है, और सबसे ज़्यादा मेरे फैमिली भी आज त्याग कर रही। आज लगभग 6 साल हो गया है, 2016 से ही मैं अभी तक घर नहीं गया हूँ। अब इस कार्यक्रम के माध्यम से देखेंगे तो हो सके तो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा बहुत खुशी लगेगी कि मेरा बच्चा कहीं पे है, कार्य कर रहा है। हमने सुना था कि आप मलखम के लिए जिस तरह से आपने छत्तीसगढ़ में उसका प्रचार किया, उसी तरह से आप नेपाल में भी गए थे, वहाँ पे भी कुछ प्रचार करने का एक आपकी योजना थी, क्या हुआ था? तो हमने जब मलखम में प्रवेश किया और जब राष्ट्रीय मलखम प्रतियोगिताओं में जाने लगे, तो हमारे इच्छा भी हुई कि ये सब कंट्रियों में कैसा मलखम है, इसका प्रचार प्रसार और ये सब मलखम, ये सारी चीज़ें जानी चाहिए। तो मेरे एक साथी हैं पारस यादव, मैं उनको बोला कि चलो नेपाल चलेंगे मलखम सिखाने के लिए, मलखम का प्रचार प्रसार करने के लिए। तब मैं गुरुजी के पास एक मैसेज दिया कि मैं नेपाल जा रहा हूँ। इनका पॉजिटिव मैसेज आया, ओके आगे बढ़िए, मैं हूँ पीछे से। तो मेरा घर से लगभग 500 किलोमीटर पे नेपाल है। हमने बाइक से सुबह निकल गए, मगर हम बाइक से गए आप? जी मतलब बाइक से जाने का यही इरादा था कि सारी चीज़ों को देख पाएंगे अच्छे से। गाड़ी से जाएंगे या प्लेन से जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी। हमने सुना है कि नेपाल बहुत सुंदर जगह है और बहुत गरीब जगह भी है। आज भले ही शहर के लोग डेवलप किए हैं, मगर उसके आसपास के जो लोग हैं कहीं ना कहीं थोड़े, तो मैं पूरी चीज़ों को देखना चाह रहा था, इसलिए बाइक से जाना और सारे घूम के सारे एरिया को देखते हुए जाना। तो वहाँ के लोगों का जो संघर्ष है, जो मेहनत है, क्या मालूम कितने नीचे से वो पानी लेकर ऊपर जाते हैं, उनमें जो बल है, जो ताकत है। जैसे हमारी फौज में गोरखा रेजिमेंट है, आर्मी में बोला जाता है पूरी दुनिया की नंबर 1 फौज है, ताकत में, बल में, साहसी में। तो उन बच्चों के पास जब मलखम जाएगा, पहुँचेगा, तो मलखम का जो लेवल है, स्टैंडर्ड है, बहुत हाई हो जाएगा सर। और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा भी, बेनिफिट भी मिलेगा। अभी यंग जनरेशन सर कहीं ना कहीं देखा जाए तो पश्चिमी सभ्यता की तरफ हम लोग ढलते जा रहे हैं। जैसे नशा हो गया,
और बहुत सारी चीज़ हो गया। तो मलखम्ब में आने से जब हम हिस्ट्री में मलखम्ब में सिर्फ मलखम्ब ही नहीं, मलखम्ब के साथ साथ कई वर्षों के उसके इतिहास है जो संस्कार से हमें जोड़ती है, उस चीज़ों के बारे में भी जानकारी मिलती है। मगर हम खेल में जाते हैं, खेल में जाने के बाद उसकी इतिहास क्या है हम कभी भी गौर नहीं करते। मगर जब आप मलखम्ब में जाते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी इतिहास बताई जाती है, हमारी संस्कृति बताई जाती है, हमारी परंपराएं बताई जाती है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जब शस्त्र चलाना बंद कर दिया गया, उनके पास लागू करना बंद कर दिया गया, तो किस प्रकार अपने शरीर को लोग बलवान बनाए, मजबूत बनाए, कैसी टैक्टिस उन्होंने अपनाया। तो एक मलखम्ब हमारी संस्कृति से, हमारी चीज़ों से जुड़, मतलब बल कितनी ज़रूरी है सर उस ज़माने में। मैं कल शिवाजी छत्रपति जी का एक बढ़िया बैठे हुए है उनका एक फोटो मूर्ति देखा, तो मैं जाके खड़ा हो गया, प्रणाम किया उनको, नमस्ते प्रणाम किया। मतलब कभी कभी उनकी ऐसा लग रहा है मेरे सामने बैठे हुए हैं। मतलब उनके तलवार 60 किलो का तलवार, 80 किलो का बोला जाता है तलवार, मतलब हम लोग 5-10 किलो का जब राइफल पकड़ के चलते हैं तो हमें महसूस होता है, मगर वो 60 किलो 90 किलो का तलवार और घोड़े के ऊपर सवार होके कैसे चलते होंगे। जब उस ज़माने के लोग मलखम्ब करते थे और ऐसे कुश्तियाँ करते थे, ऐसे प्रकार के और इतने बड़े बड़े कारनामा करते थे, तो कितनी बल होगी। ये 60 किलो का यदि हाथ में हमारे हम लोग उठा नहीं पाएंगे तो कहीं ना कहीं हम खोते भी जा रहे हैं, अपनी पूरी शक्तियों को, अपनी क्षमताओं को जीरो करते जा रहे हैं। आपका एक सपना है कि आप जैसे अभी आपका प्रचार हो रहा है मलखम्ब का छत्तीसगढ़ में या अलग अलग जगह पे हो रहा है, तो आपका एक सपना है कि ओलंपिक में ये खेल जाना चाहिए या ओलंपिक में हमारे बच्चे भी खेले, वहाँ पे भी पदक या मेडल जीते। जी तो क्या उसके बारे में कहेंगे? ये पूरे विश्व के और पूरे भारत के जो कोच है, जो गुरुजन है, उनका एक सपना होता है कि हमारा बच्चा, हमारे से सिखाया हुआ छात्र अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और ओलंपिक में जाके मेडल लेकर आए। ओलंपिक खेल का सर्वश्रेष्ठ एक जगह है, जैसे चांद छूने के बराबर। तो उस सब जगहों पे जाने का हर एक गुरुजन का, हर एक प्रशिक्षक का एक सपना होता है कि उसका बच्चा ओलंपिक जाए और वहाँ से पदक प्राप्त करे। तो उसको जब सोचता हूँ तो देखते हैं कि बहुत सारे कंट्रियों में भी मलखम्ब होना चाहिए। जैसे सर ने अभी 40 कंट्री में मलखम्ब का प्रचार प्रसार किए, अभी मोदी जी ने भी लगभग बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। किरण रिजिजू जी ने अभी जैसे मलखम्ब खेल को खेलो इंडिया में शामिल किया। उनका हर एक न्यूज़ आता था, अपडेट आता था कि हमारे पास पारंपरिक कितने सारे खेले हैं, उसको क्यों नहीं इंक्लूड किया। हमारे मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर रमेश इंडोलिया सर कहीं ना कहीं प्रत्येक 2 दिन में पूरे इंडिया के एक कोना कोना में दिखाई दे रहे हैं। वो भी अध्यक्ष पद पे पदस्थ है और बहुत बढ़िया वो काम कर रहे हैं। वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ के डॉक्टर राजकुमार शर्मा सर हमारे वहाँ के सेक्रेटरी हैं, बहुत सारों से इस मलखम्ब खेल को जतन करके रखे हुए हैं। उनका भी हमें बहुत सपोर्ट मिलता है और हम पे पूरे छोड़ देते हैं, आप टीम बनाइए, आप खेलिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके विकास में आगे बढ़ के काम करेंगे। निश्चित तौर पे आपका ये सपना जो है आपका है, सर का भी सपना है, ये बहुत सालों से उन्होंने देखा हुआ है। अभी जो ओलंपिक टोक्यो में हुआ था उस समय मलखम्ब की टीम इंडिया से जाकर वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई गई, सब तय हो चुका था, सिलेक्शन हुआ था, लेकिन कोरोना की वजह से डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ नहीं हुआ। यदि वो हो जाता तो छत्तीसगढ़ के कम से कम 5 लड़के आपको टोक्यो में दिखाई देते निश्चित तौर मलखम्ब पे। टीम में। लेकिन शायद अभी मौका नहीं मिला है, लेकिन आगे बहुत सारे ओलंपिक आने वाले हैं, वहाँ पे आपको मौका मिलेगा और हमें आशा है और ये सपना भी आपका पूरा होगा। ओलंपिक में ये खेल जाएगा, सिर्फ प्रदर्शनीय खेल के तौर पे नहीं, तो उसमें एक मुख्य खेल के तौर पे मलखम्ब खेला जाएगा, जैसे हम आशा करते हैं। और आप है, सर है, ये सभी बच्चों तक ये खेल लेके जाएंगे और आगे भी। तो आप क्या कहना चाहेंगे अभी, एक आखिरी कुछ संदेश अगर नए बच्चों को अगर देना चाहेंगे? मैं अपने पूरे युवा पीढ़ियों को और युवा भारत के जितने भी लोग हैं, हम बहुत रफ्तार में आगे बढ़ रहे हैं पश्चिमी सभ्यता की तरह। बहुत अच्छी बात है, हम बहुत विकास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विकास के साथ साथ हम विनाश के रास्ते में भी चल पड़े हैं। हम खेल में सिर्फ और सिर्फ पैसे और पदक
के चक्कर में बहुत सारी बर्बादियाँ हो रही है, जो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे पूरे युवाओं को अपने गुरुओं का दिया हुआ और हमारी इतिहास से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। हमारे आज बल और ताकत को बचा कर रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इस पे हमें हमेशा कार्य करना चाहिए। जैसे हम नई पद्धति के जिमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद बहुत सारी घटनाओं को भी आप देख रहे हैं। वैसे ही हमें अपने गुरुजनों का और हमारी पुरानी पद्धति और पुरानी प्राचीन हमारे योग, आयुर्वेद और खेलों का भी हमें बढ़ावा देना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारे युवा को जाके आगे बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो और वो अपने देश से भी जुड़े रहें, अपने सभ्यता से भी जुड़े रहें और आगे हमारा देश बहुत सुंदर बने। हमारे गुरुजनों का, हमारे जो लोगों का ये सपना था कि हमारे धरोहर है ये सब चीज़ें, इसे बचा कर रखना है। हमें विकास तो करना ही है, मगर अपनी परंपराओं को, अपने गुरु के दिए हुए ज्ञानों को कभी नहीं खोना है, हमें आगे बढ़ाना है। मेरा यही संदेश है। बहुत अच्छा विचार आपने रखा नौजवानों के सामने, और हम आशा करते हैं कि आपके सारे सपने जो है मलखाम के बारे में आपने देखे हुए वो पूरे हो जाए। मित्रों, अभी हमने बात की मनोज प्रसाद जी से और श्री समर्थ व्यायाम मंदिर के उदय देशपांडे सर, दोनों से हम रूबरू हुए। मनोज प्रसाद जी के दो दोस्त आज हमारे साथ हैं, एक है पारस यादव और सौरभ पाल। आइए उनसे जानते हैं। तो पारस जी, आप मनोज जी से कुछ साल पहले जुड़ गए और मलखाम की तरफ आकर्षित हुए जी। क्या कारण था उसके पीछे? मेन कारण ये था कि मैं डांस करता था, प्लस स्पोर्ट्स से रिलेटेड, मैं मतलब बचपन से स्पोर्ट्स खेलता था। तो कुछ जगह मैं देखा था जैसे रियलिटी शो में, तो लेकिन वहाँ सिखाने वाले कोई थे नहीं और ना ही कोई इक्विपमेंट कभी देखा ही था मैं मलखाम वहाँ पे अपने आँखों से। तो जब सर आए थे, मनोज सर, तो वहाँ पे स्टार्ट किए, एक डेमो दिए थे 15 अगस्त में। उसके बाद अट्रैक्शन बढ़ गया कि अब करना ही है डांस, मतलब था ही मेरा स्पोर्ट्स से रिलेशन। तो फिर उसके बाद सर कांटेक्ट किए, उनको भी ज़रूरत था, मैं भी, तो दोनों उसी टाइम मिले थे। तो अभी बहुत कुछ सीखने को मिला है मलखाम जी, से। मलखाम से सीखने तो मिला ही है, प्लस मेन जब स्टार्ट हुआ हम मिले तो क्या है, 1-2 मंथ बस मैं ऐसा स्टार्टिंग सीखा बेसिक, फिर उसके बाद बच्चों को तैयार करने में हम लग गए। तो इतना कुछ मैं मतलब खुद नहीं कर पाया, बट बच्चों को हम तैयार करने में लगे हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। सौरभ जी। आप बताइए कि मनोज प्रसाद जी से आप कब जुड़े और मलखाम की तरफ क्यों आकर्षित हुए? पिछले साल की बात है, मैंने योगा कोर्स करा हुआ था, तो मैं तो योगा ट्रेनर था दिल्ली में। तो मुझे मलखम के बारे में यही से मालूम पड़ा कि मलखम पोल के ऊपर आसन करे जाते हैं। मैंने कहा ये तो हमारे लेवल की चीज़ है, करना चाहिए हमें। तो मैंने भारत में कभी सर्च किया कि मलखम में कहाँ सीखूँ। MP, मुंबई, जगह जगह। पर कोरोना चल रहा था एक तो, और दूसरी चीज़ वहाँ पे एक कोच मतलब तैयार करे, मुझे कोच बनना था, ट्रेनर। तो उस तरीके से काम नहीं हो रहा था। तो ऐसे ही मेरा दोस्त है एक हरियाणा का, तो वो सीख के आया हुआ था, उसने बताया छत्तीसगढ़ सीख के आया हूँ। बस ये मैं छत्तीसगढ़ सर्च करता हूँ, गूगल पे सर्च किया, अब कुछवाड़ा मलखम आ गया, सब सर की वीडियोस आ गई, सर का नंबर आ गया। सर को मैंने कॉल किया कि सर ऐसे है। सर ने कहा भी कोरोना है, ऐसे ऐसे। फिर लास्ट ईयर दिसंबर की बात है, मैंने कहा लास्ट करता हूँ, देखता हूँ क्या होगा। तो फिर कॉल किया, तो सर ने कहा आ जाओ। तो मेरी 2 हफ्ते बाद की ट्रेन बुक हुई, मैं तुरंत पहुँच गया अबूझमाड़। वहाँ पहुँचने के बाद फिर मैंने देखा कि किस तरह वहाँ की कहानी मालूम पड़ी, बच्चे किस तरीके से ट्रेंड हो रहे हैं यहाँ के बच्चे। मतलब एक लेवल मुझे मालूम पड़ा कि ओलंपिक बच्चों का लेवल क्या होता है। इतनी मेहनत, लगातार बच्चे यहाँ पे 8 से 10 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, और पढ़ाई के साथ साथ उनको शारीरिक फिटनेस बहुत अच्छी है। तो ऐसे ही मैं सर के साथ जुड़ गया, हमने अब अच्छी तरह सीख कर ही जाना है यहाँ से। और अभी वहाँ के बच्चे नेशनल जीत के आए उज्जैन में, और अभी आने वाले अगले साल में एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने वाली, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो अभी वहाँ पर मैं सहायक कोच के तौर पे हूँ, और यही काम चल रहा है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ये आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।